हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम बायोलॉजी में ब्लड का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे 2-3 क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस है हमारा, वो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए, मानव रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्यों है? क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यूज़ को बोलते हैं, और ब्लड जो होता है वो फ्लूइडी नेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइड नेचर। ताकि जो ब्लड है हमारा पूरे बॉडी आर्गन्स और टिश्यू में ये फ्लो करता रहता है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में रक्त की जो कुल वजन की मात्रा होती है वो 7% होता है। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा वो है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर की जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि अगर 7 से कम है तो आपका वो एसिडिक नेचर होगा। लेकिन यहाँ पे मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो क्षारीय प्रवृत्ति की वजह से 7.4 है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चंस नंबर 4। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है, मतलब कितना प्रतिशत कम होता है। तो देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो है वो आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम होने की वजह है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान हर मंथ में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उनमें आधा लीटर ब्लड कम होता है। एक चीज़ और बताएं आपको, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं, या फिर इसे सेरोलॉजी भी कहते हैं। सेरोलॉजी या फिर हीमेटोलॉजी। रक्त के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग आपका आता है प्लाज्मा, और दूसरा आता है आपका कार्पसेल्स, जिसको हम बोलते हैं रुद्राणु। जिसमें से प्लाज्मा में जो ब्लड होता है वो 60% प्लाज्मा होता है, और 40% जो होता है वो कार्पसेल्स होते हैं। कार्पसेल्स के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त के बेसिकली 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त कितने प्रकार का होता है। देखिए, रक्त 4 प्रकार का होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और वो ग्रुप। तो रक्त 4 प्रकार का होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो प्लाज्मा क्या कहलाता है। देखिए, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से जब निकाला जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो शेष जो भाग बचता है प्रोटीन के निकालने के बाद वो सीरम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। देखिए, रक्त में बेसिकली आपके प्लाज्मा और कार्पसेल्स पाए जाते हैं। तो जब कार्पसेल से आरबीसी को निकाल दिया गया तो जो शेष भाग बचा वो प्लाज्मा बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो होता है वो आरबीसी का होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। और
एक बात आपको और बता दें दोस्तों, क्योंकि जब एम्ब्रियो पोजीशंस में, मतलब बच्चा 0 से 9th मंथ के बीच में जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, तब जो है आरबीसी का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका कि एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण जो है वो लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटोनी लोवेनहॉक थे, इन्होंने आरबीसी की खोज की थी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो है वो हल्का पीला होता है। अब बताएं आपको कि हल्का पीला क्यों होता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन के कारण जो होता है प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है। तो वही एल्बुमिन प्रोटीन्स के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। प्लाज्मा में बेसिकली 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला आपका एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और ग्लोबुलिन्स होता है। तो प्लाज्मा का ये जो गाढ़ापन होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन के कारण ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हल्का पीला रंग का जो गाढ़ापन होता है वो आपका एल्बुमिन प्रोटीन्स के कारण ही होता है। इसमें 2 प्रोटीन और होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और आपका एक प्रोटीन्स और है जो कि ग्लोबुलिन्स बोलते हैं। तो ये प्रोटीन आपका इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अब आ जाते हैं प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है। एल्बुमिन प्रोटीन्स के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो लाइफ स्पेन इसका 120 दिन ही होता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश जो होता है वो लीवर में होता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश जो होता है लीवर में होता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका लाइफ स्पेन ये न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये टूटते नहीं है, बल्कि नए आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें लीवर में होता है, और सेल के टूटने की प्रोसेस को ये हीमोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका जो आकार होता है आरबीसी का वो गोल आकार का होता है, इस गोल और चपटे आकार का होता है, इसलिए पहाड़ों पर जाने पे आरबीसी की संख्या पे ये आकार बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और है आपका नेक्स्ट, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो विटामिन के जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनने में हेल्प करते हैं। देखिए प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होती है। नेक्स्ट आपका है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त का कौन सा समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा कहलाता है। तो ए बी इसलिए सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही समूह कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ओ रक्त समूह जो है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। इसमें ए बी जो एंटीजन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एंटीजन नहीं पाने की वजह से ये आपका सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कान की स्टेपिस हड्डी जो है ये सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट आपका है मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोमों की संख्या जो है वो 46 होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX और XY होते हैं। मेल में XX और फीमेल में XY होते हैं। तो 23 का पेयर होता है। तो टोटल जो होती है क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ पे स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज में स्रावित होती है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं कितना होता है। तो 120/80 mmHg होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो दांत में एनेमल पाए जाते हैं, वो भाग आपका सबसे कठोर माना गया है। तो दांत का एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो आँख होती है, आँख के कार्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। मानव के शरीर में जो सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होती है वो न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। रक्त में आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो 600:1 का होता है। आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी के अनुसार। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। जैसा कि पहले बताया हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी जो है वो बेसोफिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो मोनोसाइट होती है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो लिम्फोसाइट जो होती है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। एलर्जी से निपटने के लिए वैसोफिल जो होता है वो आपका एलर्जी से निपटने के लिए कार्य करता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। ल्यूकोपीनिया। देखिए डब्ल्यूबीसी अगर कम होगा तो जो आपको उसे ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होता है वो कार्य करता है। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। देखिए प्रोटोजोआ और वायरसेस से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो एमिनोफिल्म होता है वो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कार्य करता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ब्लड
कैंसर होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण कॉकरोच का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। मनुष्य का रक्त लाल रंग का किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में एक पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मुख्य कार्य करता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होता है प्लाज्मा में। मैंने बताया प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स। तो फाइब्रिनोजन का जो काम होता है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? हिपेरिन लीवर में पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त में 4 समूह होते हैं, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ। तो मनुष्य के रक्त में 4 समूह होते हैं। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में कैल्शियम की जो होती है वो मुख्य भूमिका होती है। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण करता है? तो अस्थिमज्जा जो है हीमैटोपोएटिक ऊतक से रक्त का निर्माण करता है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में ये कान की जो स्टेपस हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है आपका गर्दन में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो गर्दन में 7 कोशिकाएं होती हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो चेहरे में देखा जाए तो 14 अस्थियां होती हैं। पंजे में कितनी अस्थियां होती हैं? पंजे में 2 अस्थियां होती हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस समूह के प्राणी हैं? तो ये मोंडा समूह के प्राणी हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क टेविरेंस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरिस्तु को कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लिनियस को कहते हैं। नेक्स्ट है कार्ल लिनियस पुस्तक का नाम जिसने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है उसे हम सिस्टमा नेचर बोलते हैं। जैसे पहले वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है, तो कार्ल लिनियस पुस्तक का नाम या जिसने जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा है तो पहले उसे हम सिस्टमा बोलेंगे, उसके बाद नेचर। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द, तो पहला शब्द जो होता है वो आपका वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो आपका जाति का नाम होता है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर बोलते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसे फंगस बोलते हैं। और ये बिना माइक्रोस्कोप से इसको देख नहीं सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप्स की देखते हैं तो इसे जानने के लिए इसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कवकों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सौरोलॉजी आपका छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वैज्ञानिक नाम काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, गाय का वैज्ञानिक नाम वास इंडिकस, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियस, कैनिस फेमिलियस, मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपका है मस्का डोमेस्टिका, सरसों का वैज्ञानिक नाम है आपका ब्रासिका कंपोसिटस, मटर का पीसम सटाइवम। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज लीनहॉक ने किया था। लीनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किस सन में की थी, तो 1683 में 1683 में लीनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था, तो बैक्टीरिया का नामकरण जो था हेरेनबर्ग ने किया था। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जनक कोई और है और आपके जो नामकरण जिन्होंने किया था उनका नाम कुछ और है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। हेरेनबर्ग ने बैक्टीरिया का नामकरण किया था। बैक्टीरिया का अध्ययन अब आ जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की पहचान किस प्रकार की जाती है, देखिए बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। बैक्टीरिया जैसे माइक्रो, बैसिलस, कोकस, ये 3 प्रकार से हम बैक्टीरिया की पहचान कर सकते हैं, माइक्रो, बैसिलस, कोकस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए ऊपर मैंने बताया है कि बैक्टीरिया जो है माइक्रो, बैसिलस या कोकस से इसको पहचाना जा सकता है। तो जो कुष्ठ रोग है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ लेप्रेसी निवारण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ लेप्रेसी निवारण दिवस कब मनाया जाता है। ये जनवरी के अंतिम संडे को ये दिवस कुष्ठ रोग के रूप में मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, तो कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट हमारा है क्षय रोग या तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसको टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और ये 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, एक तो ये क्वेश्चंस बनता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टीबी का वैज्ञानिक नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। एक चीज़ और है, ट्यूबरकुलोसिस को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको यक्षमा या काक रोग के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपसे यक्षमा पूछ लेगा और कहीं कहीं से आपसे काक रोग पूछ लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टिटनेस का वैज्ञानिक नाम है, तो टिटनेस का वैज्ञानिक नाम बैसिलस टिटेनी है। देखिए टिटनेस से आप पहचान सकेंगे कि बैसिलस टिटेनी है। टिटनेस को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे हम धनुष रोग या लॉकजा के नाम से जाना जाता है। धनुष रोग या लॉकजा के नाम से इसे जानते हैं टिटनेस को।
टिटनेस के लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेग बीमारी कैसे फैलती है? तो प्लेग बीमारी चूहों से फैलती है। प्लेग, इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है आपसे कि प्लेग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बैसिलस पोसिटस इसका वैज्ञानिक नाम है। बैसिलस पोसिटस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हमारा आता है एंथ्रेक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। जितने भी बैक्टीरिया के क्वेश्चंस होंगे ध्यान दीजिएगा कि बैसिलस कोकस जरूर आएगा। माइक्रो ये सब बैक्टीरिया के क्वेश्चंस में आपका अगर आगे जाता है कि बैसिलस है, कोकस है, बैक्टीरिया है, तो माइक्रो बैक्टीरिया है, तो ये आप पहचान जाएंगे कि बैक्टीरिया के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निमोनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? डिप्लोकोकस। देखिए यहाँ पर भी निमोनिया का क्या आ गया? कोकस। निमोनिया का वैज्ञानिक नाम जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी निमोनिया का वैज्ञानिक नाम है। हैजा जिसे हम काला के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो विवियो कालेरी है। हैजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? विवियो कालेरी है। इसके बाद आता है आपका डिपेथेरिया। डिपेथेरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? कारिन बैक्टीरियम डिपेथेरियाई है। ये सारे क्वेश्चंस बैक्टीरिया से लिए गए हैं। कारिन बैक्टीरियम डिपेथेरियाई है। नेक्स्ट हमारा है आपका डिपेथेरिया के लक्षण किस में देखने को मिलता है? देखिए डिपेथेरिया के लक्षण जो है 3 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चों को कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो इसमें भी बच्चों के डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। अब आ जाते हैं टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम साल्मोनेला टाइफोसा है। टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा है। इसके लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके लिए बच्चों में टीएबी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? टीएबी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका काली खांसी जिसको व्होपिंग कफ बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हीमोफिलस खांसी बोलते हैं इसे। इसका वैज्ञानिक नाम हीमोफिलस खांसी है। ये रोग किस में होता है? तो ये रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें भी बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें भी बच्चों का डीपीटी का टीका लगाया जाता है। गोनेरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोनेरिया गोनेरिया का वैज्ञानिक नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई इसका वैज्ञानिक नाम है। सिफिलिस 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 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम इसका वैज्ञानिक नाम है। सिफिलिस का वैज्ञानिक नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पराबैंगनी विकिरण। क्या है इसका नाम? पराबैंगनी विकिरण। सालाकार जीवाणु सिलेंडर से सालाकार जीवाणु रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है। अगर देखने में सालाकार मतलब के टाइप के बैक्टीरिया हैं तो उसको हम बैसिलस बोलते हैं। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? प्रतिजन। रोगजनक जीवाणु निष्कासित करते हैं प्रतिजन। जीवाणु तथा विषाणु को किसके माध्यम से देखा जा सकता है? तो जीवाणु तथा विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दीवारों को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दीवारों को नष्ट करने के लिए साधारणतः क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? देखिए बैक्टीरिया की वृद्धि जो होती है वो रुधिर कोशिका मापी या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा नापते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रवेश का प्रयोग किया जाता है? तो नित्रोसोमोनास जीवाणु का प्रयोग किया जाता है।
मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवाणु कौन है? तो एजिटोबैक्टर जो है ये मुक्त जीवाणु जो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाते हैं। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कहलाता है? तो राइजोबियम जो है ये सहजीवी नाइट्रोजन है, जिसको हम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय से वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य जो है वेन मतलब शिराएं करती हैं। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है आपका मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? तो मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो फेफड़ों से हृदय में पहुंचता है। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जानते हैं? तो बॉम्बे रक्त समूह को OH रक्त समूह या HH रक्त समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। देखिए जिसका फैक्टर जो होता है RH नेगेटिव होता है तो उसमें बच्चे जो होते हैं गर्भाशय या उसके बाद तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में RBC की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव शरीर में RBC की अधिकता के कारण पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, जिसे रक्तलप्पता बोलते हैं। इसमें जो होता है आयरन की कमी हो जाती है, तो इसके लिए एडवाइज किया जाता है कि आयरन की टैबलेट लें। या उसके बाद आपका आता है रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। आंसू किस ग्रंथ से निकलती है? तो आंसू की ग्रंथ का नाम है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? तो ये होता है आपका लीवर। मानव शरीर का कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? लीवर जो होता है। इसके बाद जिसे हम लीवर या यकृत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंसुलिन के स्त्राव से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के स्त्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इंसुलिन के स्त्राव से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्त अग्नाशय या जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं यहाँ पे जमा होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा सिरा फेफड़ों से हृदय में रक्त लाता है? जो आपका ये सिरा फेफड़ों से हृदय में रक्त लाता है उसे हम फुसफुस सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुस सिरा। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में जस्ता जिंक पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में जस्ता पाई जाती है, जस्ता जिंक। पीनियल ग्रंथ कहाँ पर पाई जाती है? पीनियल ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है। अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? अंडाशय सिर्फ किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है वो स्त्रियों में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। जो कि रात में अगर आपकी विटामिन ए की कमी हो गई है तो रात में धुंधला दिखाई देने लगता है, रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है वो है सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मानव मस्तक का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है मानव मस्तक का निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है, जिसे हम मेडुला ऑब्लिगेंटा के नाम से जानते हैं।
गुर्दे का कितना भार होता है? तो 150 ग्राम। गुर्दे का जो भार होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्त में लसिका कोशिका बनती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के नाम से हम इसे जानते हैं। जब स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। पुरुषों की नसबंदी को किसके नाम से जानते हैं? वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी के नाम से पुरुषों की नसबंदी को जानते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? देखिए, रुधिर वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? मानव शरीर का सीपीयू मस्तिष्क है, जिससे जो पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, निर्देश देने का काम मस्तिष्क का ही होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? देखिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड में एक बार सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। चेतना उत्तक किसे कहा जाता है? चेतना उत्तक, जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक कहा जाता है। मानव के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? 150 लाख कोशिकाएं जो होती हैं मानव शरीर में प्रति सेकंड लगभग नष्ट होती रहती हैं। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करता है? एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। कितना रक्त पंप करता है? 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरल साइंस से लगभग काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ और प्रेषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत में प्रेषित किए जाते हैं, छोटी आंत में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जननी के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? धमनियों की कठोरता जो होती है वो सैथ्रोक्लोसिस बोलते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल, जिसमें शिराओं में फैट जमा हो जाता है। धमनी एवं शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये एंजियोलॉजी, विज्ञान की एंजियोलॉजी में धमनी एवं शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी के जनक कौन थे? विलियम हार्वे थे, जिन्होंने ब्लड की भी खोज की थी। विलियम हार्वे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन आपका हीमेटोलॉजी कहलाता है। हृदय की मरमर फुसफुसा से क्या पता चलता है? हृदय की मरमर फुसफुसा से दोष पड़क कपाट वाल्व, जिसे दोष पड़क कपाट वाल्व कहा जाता है, इससे पता चलता है। मानव हृदय में कितने कोशिक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोशिक होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेन्स। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं मगरमच्छ के हृदय में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। डॉल्फिन बबलू बिल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो डॉल्फिन बबलू बिल के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? काकरोच में सर्वाधिक कोष्ठक होते हैं। काकरोच में सर्वाधिक कोष्ठक होते हैं। मेढक एवं सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो ये 3 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल्स के हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो होता है वो हृदय का जो चैम्बर होता है वो 3 होता है। ईसीजी किसकी गति को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो ये दिवस जो है क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को
क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य होता है विभिन्न अंगों में रक्त को पंप कराना। विभिन्न अंगों में रक्त को पंप, मेन चीज़ जो हार्ट का होता है, हृदय का जो काम होता है वो शरीर के समस्त अंगों में रक्तों को पंप करने का काम। हृदय का काम होता है सिर्फ रक्त को पंप करना। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फेफड़ों से रक्त को हृदय पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी शिरा करती है, पल्मोनरी वेन करती है। नेक्स्ट है आपका हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य को करता है पल्मोनरी धमनी करती है। उस पे शिरा करता है, यहाँ पे धमनी करती है। पल्मोनरी वेन्स करती है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी करती है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया के जनक कौन है? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ल्यूएनहॉक है। ल्यूएनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किस सन में की थी? फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को रिवीज भी कर लेते हैं। तो 1683 में किया था। बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम हिरनबर्ग है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की पहचान आप कैसे करेंगे? साइकोबैसिलस कोकस के थ्रू आप बैक्टीरिया की पहचान करेंगे। ये क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। कुछ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वैज्ञानिक नाम। अंतर्राष्ट्रीय लेप्रेसी दिवस कब मनाया जाता है? किसके कारण मनाया जाता है? तो बैक्टीरिया से है रिलेटेड ये दिवस। उसके बाद आपका क्षय रोग जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। फ्रेंड्स से बैक्टीरिया के क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन से पूछे गए हैं। टीबी को किस और नाम से जानते हैं? तो एचमाइकोकस के नाम से जानते हैं। टिटनेस का वैज्ञानिक नाम आपका बैसिलस टिटेनी है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। टिटनेस को और किन के नामों से जानते हैं? तो धनुष रोग या लॉकजा के नाम से जानते हैं। टिटनेस के लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। उसके बाद आता है प्लेग। बीमारी किससे फैलती है? चूहों से फैलती है। प्लेग का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैसिलस पोसिलस है, बैसिलस पोसिटस है। इसके बाद आपका एंथ्रेक्स वैज्ञानिक नाम क्या है? बैसिलस इसका एंथ्रेक्स है। निमोनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? डिप्थीरिया निमोनियाई है। हैजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? विवियो काइलेरी है। डिप्थीरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? हृदय की दो धड़कनों के बीच का अंतराल कितना होता है? हृदय की दो धड़कनों के बीच का अंतराल 8 सेकंड होता है। सुनने की क्षमता कितनी होती है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 180 डेसिमल सुनने की क्षमता होती है। मनुष्य के कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कुल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। आप सभी लोग जानते होंगे। अकल दांत किस आयु में निकलता है? तो 17 से 25 वर्ष की उम्र में ये अकल दांत निकलता है। शरीर में अमीनो अम्ल की कितनी मात्रा होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की मात्रा 22 होती है, 22 होती है। शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में 24 तत्व पाए जाते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई जो है 22 फुट है। पता नहीं चलता है लेकिन छोटी आंत की लंबाई जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो 22 फुट है, 22 फीट है। उसके बाद आता है शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर होती है। शरीर में पानी की कितनी मात्रा होती है? 22 लीटर हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोमों की संख्या 23 जोड़ी होती है जो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन्स की संख्या कितनी होती है? 97 अरब जीन्स की संख्या होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरुषों के लीवर का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लीवर का भार जो होता है वो 1.4 से लेकर के 1.8 किलोग्राम जो होता है वो पुरुषों के लीवर का ये भार है। महिलाओं के लीवर का भार 1.2 से 1.4 किलोग्राम है। महिलाओं के लीवर का भार कम होता है पुरुषों की तुलना में। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि पुरुषों के लीवर का भार महिलाओं के लीवर के भार कि कितना होता है। तो महिलाओं के लीवर का भाग जो होता है वो 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर हमारी सबसे छोटी ग्रंथि है। कभी कभी यकृत भी पूछते हैं, तो यकृत जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। गर्दन में कितनी कोशिकाएं होती हैं? गर्दन में 7 कोशिकाएं होती हैं। श्वसन की गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट जो है ये श्वसन की गति है। श्वसन की गति कितनी है? 72 बार प्रति मिनट।
रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? रुधिर का थक्का बनने में जो समय होता है वो 3 से 6 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमें उस पर एक जालीदार पपड़ी पहले जाली बनती है, उसके बाद एक पपड़ी बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रुधिर का थक्का बनने। पपड़ी बनने में 3 से 6 मिनट लगता है, जब हमारा ब्लड बहने से रुक जाता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? पुरुषों के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? महिलाओं के हृदय का भार जो है वो 250 ग्राम होता है। महिलाओं के हृदय का भार 250 ग्राम। लाल रक्त का आकार किस प्रकार का होता है? तो लाल रक्त का आकार जो गोलाकार होता है। मनुष्य के हृदय की समस्त स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? 72 बार प्रति सेकंड होती है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति जो होती है 72 प्रति मिनट होती है, 72 प्रति मिनट होती है। मनुष्य का शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत एनर्जी देता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लाल रक्त का आकार किस प्रकार का होता है? तो लाल रक्त का आकार जो होता है, रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की समस्त स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? 72 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र जो होती है। नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव मस्तक का कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे 6 बड़े भाग कौन से हैं? प्रामस्तिष्क के जो 6 बड़े भाग हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे 6 बड़ा भाग जो है प्रामस्तिष्क है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, इसलिए इसे एनर्जी प्रोडक्ट बोलते हैं। भोजन का पाचन किस भाग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 सेल्सियस होता है। 98.6 सेल्सियस जो होता है वो मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और जल की मात्रा कितनी होती है? 60% जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 60% होती है। खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती हैं? खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में मस्तक के चारों ओर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में मस्तक के चारों ओर 8 हड्डियां होती हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? मानव के शरीर में किस अम्ल की उपस्थित होती है? मानव के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित होती है, जिसे हम HCl बोलते हैं। मनुष्य के लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है वो पुरुष के क्रोमोसोमों के द्वारा होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? साइटोरिक्स मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पेशी है। RH और S किस जंतु से जुड़ा है? तो RH तत्व जो है वो बंदर से जुड़ा है। बंदर से ही RH फैक्टर का पता चला था। मांसपेशियों और अस्थि के जोड़ों को क्या कहा जाता है? टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों और अस्थि के जोड़ों को टेंडन कहते हैं।
पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? देखिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क पर होती है। रक्तदाब नियंत्रण कौन से ग्रंथ कंट्रोल करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिसको अधिवेग ग्रंथि भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनल ग्रंथि, या जिसे हम अधिवेग ग्रंथि बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए सेल, कोशिका को हम सेल बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल से आपको याद रहेगा साइटोलॉजी। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है वो मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? मानव के शरीर में 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती है। 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां मानव शरीर में होती हैं। आँखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ पर पाया जाता है? तो आँख की पुतली या आइरिस में ये रंजक पाया जाता है। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ता है? तो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद बाल और नाखून बढ़ते हैं। मानव शरीर का नियंत्रक केंद्र जो भूख, प्यास, संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य के शरीर में ताप को नियंत्रित करती है, भूख प्यास का संतुलन बनाए रखती है। तो ये तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम कार्बोनेट फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट फास्फेट के हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार में निकलते हैं? तो 12 दांत जो होते हैं वो केवल एक ही बार में निकलते हैं। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मानव जीवन काल में जो होते हैं 20 दांत। फ्रेंड्स 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं और 12 दांत जो होते हैं वो 1 बार निकलते हैं। मनुष्य के घुटने की आगे की ओर छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के घुटने की आगे की जो छोटी हड्डी होती है उसे पटेला या जानू फलक या जानविक बोलते हैं, जानविक बोलते हैं। मनुष्य के घुटने की आगे की जो छोटी हड्डी होती है। इसके बाद आपका था हिंदी का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? एसे नोड, सिनो ऑप्टिकल नोड को हम आपका हिंदी का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौंदर्य के अध्ययन को हम बोलते हैं कैलोलॉजी, कैलोलॉजी बोलते हैं सौंदर्य के अध्ययन को। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड होते हैं? तो 33। मनुष्य के शरीर में कुल कशेरुकी खंड जो होते हैं वो 33 होते हैं। एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को जो होते हैं वो एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग जो हो जाता है? जनन शक्ति का कम होना जो होता है वो फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी से होता है। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? शिराएं करती हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण का कार्य क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। मानव शरीर में शुद्ध एवं ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों से रक्त कहाँ पहुँचता है? हृदय में पहुँचता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जानते हैं? तो OH रक्त समूह या HH रक्त समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, एक बार सांस लेने में की जो प्रक्रिया है कितने सेकंड में पूरी होती है? तो 5 सेकंड में एक बार सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र को, ऊतक को, नर्वस टिश्यू को हम चेतना ऊतक के नाम से जानते हैं। मनुष्य के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है? तो 150 लाख जो होती है प्रति सेकंड कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो रिवाइज हुए हैं, मैंने फिर से आपको बताने की कोशिश की। मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? लीवर को। फ्रेंड्स लीवर को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो उत्सर्जन प्रणाली से संबंध है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो त्वचा का रंग जो होता है मिलेनिन के कारण होता है। फ्रेंड्स जिनमें मिलेनिन ज़्यादा होता है तो वो सांवले कलर के होते हैं और जिनमें मिलेनिन
कम पाया जाता है वो गोरे कलर के होते हैं। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आरबीसी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो आंत ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आंत की ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के में सैनिक कहलाती हैं? देखिए फ्रेंड्स, WBC है जो सैनिक कहलाती हैं मानव शरीर की कोशिकाएं। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RBC और W से रिलेटेड, काफ़ी क्वेश्चंस जीके साइंस में आते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति में परिवर्तित करते हैं? देखिए डेड डैश है तो पाचन तंत्र। बैरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है DNA मुख्य रूप से कोशिका के फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, नाभिक में संग्रहित होती है। DNA मुख्य रूप से कोशिका के कहाँ पे संग्रहित होती है? नाभिक में संग्रहित होती है। फ्रेंड्स, DNA मुख्य रूप से कोशिका के जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं, तो नाभिक में संग्रहित होती है। DNA मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे से के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो भोजन जो है वो फ्लोएम जो होता है वो एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसी प्रकार अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो पानी को विभिन्न अंगों तक जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? पानी को पौधों के विभिन्न अंगों में जाइलम पहुंचाता है। और भोजन को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम जो है वो भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद मानव में जो तंत्रिका ऊतक होता है इसका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि तंत्रिका को रीजनरेशन पावर कम होती है, इसलिए इस ऊतक का विभाजन नहीं होता है। नर्वस सिस्टम का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस के बाद DNA कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाद DNA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नवजात बच्चों को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है वो 48 घंटे के भीतर लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध जो है मानव के शरीर से आँख से है। जब कहीं आँख में चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाती है, जिसे हम ग्लूकोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो केडियम जिसको हम CD सूत्र है जिसका, केडियम के कारण जो होता है मानव वृक्क विकार होता है। नेक्स्ट है आपका किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो वाटसन और किक थे जिन्होंने सबसे पहले DNA का विश्लेषण किया था। इसके बाद जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण कहाँ होता है? तो माँ का भ्रूण जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, वहाँ पे जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए थायराइड ग्रंथ जो होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है, और जब थायराइड ग्रंथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, और जो आपकी ये थायराइड ग्लैंड्स होती हैं फूल आती हैं, तो इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। एनीमोफिली पोल्यूशन किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली पोल्यूशन जो है वो वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं? फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है, जिसमें रात में दिखना कम हो जाता है। किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है
नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव देंगे? तो उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए उसे ऊतक लेंस का सुझाव देंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए क्या ज़रूरत होती है? तो दोनों के गठन के लिए जो होती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण की उस भीड़ को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? उसे हम रक्षक मेखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, जिसे हम पावर ऑफ सेल कहते हैं, जिसे हम पावर ऑफ सेल कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका श्वेत प्लेग को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग रोग जो होता है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी, इसको हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के नाम से जानते हैं। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जम्हाई। जम्हाई जिसको हम इंग्लिश में यौन बोलते हैं को क्या कहते हैं? देखिए जम्हाई आने का कारण होता है फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने। जब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमें जम्हाई आती है। मनुष्य के आँखों का रंग कौन निर्धारित करता है? देखिए फ्रेंड्स, आइज़ में, आँख में आपकी एक आयरिस होती है। जो आयरिस होती है वो मनुष्य के आँखों का रंग निर्धारित करती है। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया। कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया, नेत्रपटल में रक्त नहीं पाया जाता है क्योंकि इसे ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेता है, इसकी वजह से ने इसमें जो है वो रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? फ्रेंड्स, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के प्रति जो उत्तरदायी है वो डीएनए, आपका डीऑक्सीराइबोज। डीएनए आपका जो है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? फ्रेंड्स, लाइसोसोम को, जिसे हम लैंकाय बोलते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। केकड़े में कितने पैर होते हैं? नेक्स्ट आपका केकड़े में 10 पैर होते हैं। नेक्स्ट है मानव के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मानव के शरीर में कशेरुकाओं की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है वो आपका है कवक। कवक जिसे हम फंगस बोलते हैं। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है वो कवक से प्राप्त होती है, फंगस से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फंगस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका घोड़े और गधे के बीच हाइब्रिड को क्या कहते हैं? घोड़े और गधे के बीच जो हाइब्रिड होता है वो आपका खच्चर। खच्चर को हम घोड़े और गधे के बीच हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट है पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? देखिए कॉपर सल्फेट, जिसे हम CuSO4 बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का यूज जो होता है वो पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस जीव के पास श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? फ्रेंड्स, स्टारफिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं काफ़ी। तो स्टारफिश जो होता है उसमें मस्तिष्क नहीं है।
नेक्स्ट है आपका टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड में जो है वो आपका जो आंत है वो प्रभावित होता है, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट का जो संभावना, किस रोग की संभावना के लिए जांच किया जाता है, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो होता है किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है वो कृमि जो कि एक परजीवी है, ये प्रोटोजोआ संघ का है, प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा फैलता है ये, तो इसे हम कृमि बोलते हैं, कृमि। नेक्स्ट है आपका किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से, जो कि मैंने अभी कुछ ही पहले बताया था कि जो आपकी आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कम बंद करती, फूल आती, सूजन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है जिसकी वजह से घेंघा रोग हो जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसे हम हृदय घात बोलते हैं, हार्ट अटैक। हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधक होने लगता है, बाधक पड़ने लगता है रक्त प्रवाह में, जिसके कारण क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टीबी, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। क्षय रोग जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। देखिए, एपिडर्मिक रोग जो है वो स्किन से संबंधित है। इसमें स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये बीमारी जो है वो स्किन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया, एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। देखिए, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का ना जमना, रक्त नहीं जमता है। इससे कारण ये जो रोग है ये अनुवांशिक है। अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये होता है। अगर जरा सा भी चोट लग जाए, जरा सा भी ब्लड निकलता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है इस रोग में। नेक्स्ट है आपका किसकी कमी से दांत में बीमारी हो जाती है। तो फ्लोरीन की कमी से दांत में बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो कैंसर जो है वो ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। देखिए, इसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है वो 600:1 होता है। जब डब्ल्यूबीसी का अनुपात बढ़ने लगता है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय के खराब होने के कारण जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है वो कम होता है, स्राव प्राप्त मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। देखिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपका मलेरिया है, ये मादा एनफ्लेज मलेरिया जो है संक्रमण उत्पन्न मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे ये बीमारी जो होती है वो मादा एनफ्लीज से होती है। मादा एनफ्लीज मच्छर से ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिकेटस किसकी बीमारी है। देखिए, ये हड्डियों की बीमारी है, जिसके कारण हड्डियाँ जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, हड्डियों को पर्याप्त मात्रा में वो विटामिन डी नहीं मिल पाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में इसको सूखा रोग के नाम से जानते हैं। रिकेटस को बच्चों में सूखा रोग के नाम से जानते हैं, और ये इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है हड्डियों में, जिससे ये रिकेटस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। किस सूक्ष्म जीव के कारण निमोनिया होता है। तो डिप्लोकोकस निमोनी जिसे बोलते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एलर्जी प्रतिक्रिया किसके कारण होती है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया जो होती है वो उत्पन्न होता है दमा रोग जिसको बोलते हैं, जिसे है आस्थमा की बीमारी हो जाती है पेशेंट में।
तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो होते हैं वो दमा रोग होता है, जिसे हम अस्थमा की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करता है, तो वही नेक्स्ट पहले जो मैं बता चुकी हूँ कि प्रोटोजोआ है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं एक उसका थोड़ा सा चेंज कर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन के आंसर देने की इस वीडियो में कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।